Students, today we will understand the conditions of the Mughal Empire during the 17th century and later. तो पहले तो जब मुग़ल एम्पायर था उस टाइम पे काफ़ी फॉरेन विजिटर्स आया करते थे उनके एम्पायर में और किंगडम्स में विज़िट करते थे जो भी एम्परर्स हुआ करते थे। तो ये जो फॉरेन विजिटर्स होते थे ये कौन होते थे? ये जो ट्रैवलर्स होते थे, हो सकता है वो ट्रेडर्स होते थे उस टाइम के। तो ये सभी लोग आते थे। अब वो आते थे तो वो कंडीशंस देखते थे कैसे किंगडम चल रहा है, तो उन्हीं के अकाउंट से हमें पता चलता है उस टाइम किस तरह की कंडीशन रही थी मुग़ल एम्पायर की। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे कि उनकी ग्रेट इकोनॉमिक सक्सेस देखकर कि इतना ज़्यादा मतलब कि रिच एंड पावरफुल उनका एक एम्पायर बना हुआ था, इतने ज़्यादा वेल्दी हो गए थे जितने भी मुग़ल एम्पायर्स थे। और दे वर फ्लरिशिंग इन ट्रेड सेक्टर, मतलब कि काफ़ी अच्छा व्यापार भी वो लोग कर रहे थे। और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से वो अपने एम्पायर को पूरे को मैनेज करते थे, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर होता जा रहा था उनका और छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड होता है। जैसे हमने भी जाना था सूबाज में, वो सूबाज बोलते हैं उन प्रोविंसेस को। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थी, मिलिट्री थी, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी और उसको अच्छे से मेंटेन करा जाता था। तो इस चीज़ से तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात थी, दूसरी तरफ वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस भी थे। अब डिस्ट्रेस क्यों थे? डिस्ट्रेस इसलिए थे कि जो पूरा किंगडम्स थे, अब एम्परर्स सारे बहुत ही सही रहते थे, रिच एंड पावरफुल, लेकिन और क्या हो रहा था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर्टी थी। अब जो एम्परर्स होंगे वो तो पुअर नहीं होंगे, फिर पुअर कौन होगा? जो लोग होंगे, जो कॉमन पब्लिक होगी वहाँ की एम्पायर की, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर थे और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन में वो रहा करते थे। तो हम देख सकते हैं कंट्रास्ट कि एम्पायर में जो उनके एम्परर्स हैं वो तो कितने रिच एंड पावरफुल हैं, है ना, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कितने वेल्दी थे, ट्रेड करते थे। लेकिन जो उनकी जो जनता थी, जो लोग थे उनके एम्पायर के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशंस में रहा करते थे। और क्या जाने हम, वहाँ पे देयर वर 8000 मनसबदार। मनसबदार हमें पता है ना कौन होते हैं, जो ये मिनिस्टर्स कैसे बनते थे मनसबदार। फिर उनको लैंड दे दी जाती थी और उसी से वो अपनी सैलरी देखते थे और अपने अंडर जो कैवलरी बैन होते थे, हॉर्स राइडर्स होते थे, या वो अपनी जो भी मेंटेन करते थे मिलिट्री, उनको वो सैलरीज दिया करते थे। तो देयर वर 8000 मनसबदार स्टेट द डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग 20th ईयर ऑफ शाहजहां रूलिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब शाहजहां रूल कर रहे थे, जब 8000 मनसबदार थे, लेकिन उनमें से जो 445 थे, 445 आउट ऑफ 8000, ठीक है, जो कि मतलब हो गए 18% जो थे, उनकी जो रैंक थी, हमें पता है ना मनसबदार को एक रैंक दी जाती थी। सारे मनसबदार की अब सेम सैलरी तो हो नहीं सकती, उनको एक रैंक दी जाती थी, एक नंबर दिया जाता था जिसके बेसिस पे उन्हें लैंड दी जाती थी कि इस वाले लैंड में से ज़्यादा पैसा मतलब रेवेन्यू आ सकता है तो ये देंगे। हाई जिसका नंबर होगा ना, जिसकी हाई रैंक होगी मनसबदार की, उसको वो वाली लैंड दी जाएगी। तो इसी तरीके से 18% जो मतलब 445 जो मनसबदार थे ना, उनकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई थी। तो इससे क्या हुआ, तो ये जो छोटा सा ग्रुप है ना 18%, मतलब 100% में से 18% जो मनसबदार हैं ना, उनकी सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन जो बाकी जो बचे मनसबदार हो गए, उनकी जो सैलरीज थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पूरी जो वेल्थ थी ना, 60% पूरे एम्पायर की। अब आपको पता है हमारा जो मुग़ल एम्पायर था कितना बड़ा था, 60% मतलब मोर देन हाफ जो भी सैलरीज आती थी, जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, वो सारा किनको दिया जाता, इन 18% लोगों के पास जा रहा था, पूरा 16% रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं ना किस तरीके से यहाँ पे एक इनइक्वालिटी भी थी कि किस तरीके से जो वेल्थ थी ना वो कैसे इनइक्वली, मतलब कि अनइक्वल प्रोपोर्शंस में वो डिवाइडेड थी लोगों में। तो ये तो हमें पता चल गया। देन हम देखते हैं कि क्या होता था मुग़ल एम्पायर के अंदर। अ बिग अमाउंट ऑफ टोटल अर्निंग्स ऑफ द मुग़ल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार वॉज ईदर गिवन आउट एज सैलरीज और वॉज स्पेंट ऑन बाइंग गुड्स। तो क्या होता था, तो हमें पता चल के सबसे ज़्यादा सैलरी जो आ रही थी, 16% जो सैलरी आ रही थी पूरे एम्पायर के, वो किन को मिल रही थी? मनसबदार को मिल रही थी, ठीक है।
तो क्या हो रहा था उसमें से उनकी जो सैलरी कहाँ जा रही थी, या तो वो और लोगों को जो उनके अंदर काम कर रहे थे एम्पायर के अंदर, जो मेन मिनिस्टर्स थे, आर्मी में जो थे उनकी, मतलब जो मिलिट्री में थे उनको सैलरी दे दी जाती थी उन लोगों को, या फिर गुड्स मतलब सामान वो लोग खरीद लेते थे इन सैलरीज से। जो भी एम्पायर में ज़रूरत थी सामान की, उस सामान को वो खरीदते थे इन सैलरीज से। इससे क्या होता था, जो सप्लायर्स है ना गुड्स के, वो जो सामान पहुंचा रहे हैं, जो सामान ये सामान है, ये सामान हम पहुंचाएंगे एम्पायर के अंदर, लेकिन जो सप्लायर पहुंचा रहा है वो तो रिच हो जाएगा क्योंकि वो तो सामान पहुंचा रहा है, लेकिन जो ये सामान बना रहे हैं ना छोटे छोटे जो प्राइमरी मतलब जो बोलेंगे जो बना रहे सामान, उनका बिल्कुल भी इसमें फ़ायदा नहीं था। तो हम देख सकते हैं फिर वो लोग तो अब गरीब रह गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं द टैक्स कलेक्शन वॉज so high that neither the farmer nor the artisan had much to invest back in the system। तो हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता था उस टाइम पे। टैक्स किन किन लोगों से लेते थे, लैंड्स दी जाती थी मनसबदार को, टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, जो भी क्राफ्ट पर्सनस होते थे, आर्टिसंस होते, सब टैक्स देते थे कुछ भी काम करने के लिए। तो इतना ज़्यादा हाई टैक्स इन्हें देना पड़ता था। तो अब ये इतना सारा टैक्स दे देंगे तो इनके पास कुछ बचता ही नहीं था कि ये कोई और टूल्स खरीदे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब कि इनके पास ग्रो करने का, फाइनेंशियली ग्रो करने का इनके पास मौका ही नहीं था क्योंकि इतने पैसे होते ही नहीं थे इनके पास। तो हम इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम था, ये हम जो देख सकते हैं मुगल एम्पायर के अंदर, ये क्या कर रहा था, ये फेवर कर रहा था कि इन लोगों को, ट्रेडर्स, व्यापारियों को, बैंकर्स को कर रहा था, रिच फार्मर्स को, जो आर्टिसनल ग्रुप्स था उनको कर रहा था, जो कि सप्लाई करते थे मनसबदार को गुड्स वगैरह, जो भी चीज़ें थी वो सप्लाई करते थे उनको कर रहा था सिर्फ। लेकिन जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जो बना रहे थे उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं था, छोटे फार्मर्स को बिल्कुल फ़ायदा नहीं था, जो छोटे छोटे काम कर रहे थे लोग वो भी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में रहा करते थे। They could make money in this economic setup. In the later part of the 17th century, the rich among Mughals were powerful and much respected. तो उसके बाद क्या हुआ, जब 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, सिर्फ रिच लोगों को ही रिस्पेक्ट दी जाती थी और वही लोग जो थे वो पावरफुल थे। लेकिन इससे एक और चीज़ भी हुई थी, जो जिन लोगों के पास हाई सैलरी जा रही थी ना, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट होने लग गई थी। जो बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े मनसबदार थे, बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत होने लगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते चले गए। नाउ पोस्ट 17th सेंचुरी, gradually the power shifted from the hands of the Mughal emperors to their subordinates। अब ये जो पावरफुल मिनिस्टर्स बन गए, मनसबदार बन गए, इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि अब मुग़ल एम्परर की जो पावर थी ना, वो ऑलमोस्ट इस तरीके सबऑर्डिनेट्स बहुत सारे हो गए, मनसबदार है ना, कितने सारे मनसबदार हो गए थे। तो अब ये ज़्यादा पावरफुल होते चले गए। इसकी वजह से जो मुग़ल एम्परर्स थे उनकी रिस्पेक्ट कम होती चली गई और जो मुग़ल एम्पायर था वो भी वीक होता चला गया 17th सेंचुरी के बाद। अब क्या होने लग गया, फिर जो नई डायनेस्टीज़ बना दी। अभी जो सबऑर्डिनेट्स थे ना, जो मनसबदार इतने पावरफुल हो गए, इन्होंने अपनी डायनेस्टी बना दी अपनी फैमिली में, अब अपने किंगडम से बनाना चाहते थे। अब इन्होंने भी बगावत कर दी, तो अब ये भी कंट्रोल चाहते थे। इसी तरीके से हमने देखा बाद में क्या हुआ, आफ्टर दी 17th सेंचुरी, मतलब लेटर पार्ट में क्या होता गया, वो प्रोविंसेस खुद ही बनाने लग गया। जो जो उन्हें लैंड मिली वो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, उस पर कंट्रोल करने लगे, जैसे कि हैदराबाद और अवध में। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, इमर्जिंग डायनेस्टीज़ क्या थी उस टाइम में। अवध प्रोविंस था, प्रोविंसेस होते थे ना एम्पायर के, अवध वाला ये वाला खुद ले लिया था, फिर हैदराबाद वाला ये जो प्रोविंस था। तो इस तरीके से हमने जब देखा लास्ट में क्या होता, सिर्फ औरंगज़ेब के टाइम तक एक बड़ा एम्पायर था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वीक होता चला गया आफ्टर दी औरंगज़ेब। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या कंडीशन थी मुग़ल एम्पायर की ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी 17th सेंचुरी।